जावेद साहब भी हमारे साथ है, जावेद अहमद साहब, जो वक्फ के लिए काम करते हैं और एक तंजीम भी चलाते हैं वक्फ के हवाले से। और इस जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें बड़े पेश है और पिटिशनर भी है। ये जो जिस तरह से अदालत का जो रवैया देख रहे हैं आप, डिले हो रहा है, उधर फिर हुकूमत जो है हरकत में आके कुछ न कुछ काम करते चली जा रही है, तो अब क्या आपके ख्याल में क्या करना क्या चाहिए? अदालत से जो इंसाफ की तवक्को है, यानी जल्द इंसाफ की जो तवक्को है वो पूरी नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जो लायर्स हैं, जो हमारे पिटिशनर हैं, जो इनकी बड़ी अहम भूमिका है, हम इसको एप्लीकेशन पॉइंट तौर पर देखते हैं कि ज़मीनी सच्चाई पर इसका क्या होना है। वक्त को समझना होगा। वक्त जो है हम बात कर रहे हैं जो एक्ट से कवर्ड है 2013 में और 1995 के कानून के मुताबिक और 2013 अमेंडमेंट के मुताबिक गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। उसको सरकार ने कोशिश किया था कि वक्फ करने के लिए 5 साल का मुसलमान होना चाहिए। उस पर उसने कंडीशनल स्टे लगाया है, लेकिन वो मेरा नुकसान है। किसी भी मजहब को दान देने के लिए उस पर किसी तरह का धर्म के आधार पे और हमारे संविधान की आज़ादी पे एक तरह से इंक्रोचमेंट है, ये इससे असहमति है। दूसरा कि अगर आप किसी भी मजहबी मामले में जो बोर्ड का कंपोजिशन है, जो आर्टिकल 26 और 25 की स्वायत्ता पे हमला है, हम गैर मुस्लिम और मुसलमान को इस मुल्क में कैसे डिफाइन करते हैं, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा लोगों में समझने में फ़र्क है। गैर मुस्लिम वो होता है जो मुसलमान यानी सब है, लेकिन वो मुसलमान नहीं तो गैर मुस्लिम है। जो हमारे इंडोमेंट और धर्मार्थ मुल्क में, उसमें क्या उनकी बोर्ड के कंपोजिशन में मुसलमानों की इजाज़त है? तो नहीं है। अभी हाल ही में बौद्ध गया में जो उनका मठ है, उसमें गैर बौद्ध की भी इजाज़त दी गई। ये तमाम इस तरह से इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर जो है पहले से ब्राह्मणों को जमा कर रखा हुआ है। बुद्ध मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे इसमें क्या है, ब्राह्मणों को हटाओ, पूरा कंट्रोल किया जाना चाहिए। इवन जो उनके जो रामदास अठौले मिनिस्टर है, वो भी इसके लिए तैयारी चला रहे हैं। ये बहुत ही पुराना मसला है जी। तो मैं इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। मुख्तसर ये कहना है कि ये हमारे आज़ादी और मजहबी प्रैक्टिस पे, उसके क्रिएशन पे एक तरह से इंक्रोचमेंट है। सरकार की मजबूरियाँ हो सकती हैं, मान लेते हैं सरकार सबके विकास की बात। ये बताइए, आप ये जो अहम क्रक्स है को जो डिफाइन किया गया है, लेकिन वो डिट से नहीं है और एक डिट से है। 2 तरह की, जिनकी तादाद पूरे मुल्क में 360 के आस 3,60,000 के आसपास है। ऐसी वक्फ यूजर जिनकी कोई कागजात न रेवेन्यू में है और न उसके वक्फ बोर्ड में है। सबसे बड़ा मतलब उनकी बात ये कानून नहीं करता है, इन अदालतों में उसकी जिक्र नहीं है। आखिरी सिमत में अगर ये देखेंगे बात कि अगर ये इंट्रीम आदेश है, जैसे मुसलमान ही सीईओ हो, यानी मुसलमान ही हो, मतलब कोई और भी हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। सवाल है और अभी पॉलिटिकल सवाल है। अभी इसके आदेश जैसे कि फाइनल आ गया होगा, उसको देखा नहीं गया है। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये एंट्री में मैं एक आपको लाइन ऐड करना चाह रहा था जो आपके दर्शकों के लिए जरूरी है कि उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन वक्फ प्रॉपर्टी का हो रहा है जो रजिस्टर्ड है। गौर करने की बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे 1987, 70 और 90 के दशक में सर्वे हुआ, जिनके मुतवल्लियान नहीं हैं, उनकी तादाद 50 से 60% है। क्वेश्चन ये है कि जो पोर्टल में जो प्रोविजन है, मेकर, चेकर और अप्रूवर, तो मेकर जो है वो है हमारा मुतवल्ली, तो मुतवल्ली ही एंट्री करेगा। तो जिन वक्फ प्रॉपर्टियों के मुतवल्ली नहीं हैं, उनकी एंट्री कौन करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। सवाल सरकार ने ये तय किया कि आपको 6 महीने में ही करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अगर इसकी मियाद बढ़ती है, तब भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि क्या कलेक्टर की भूमिका या राजस्व विभाग की भूमिका इसमें समाहित होती है कि नहीं, यानी शामिल होती है कि नहीं। ये जो फील्ड पे जो इम्प्लीकेशन है, इसका बहुत ही वाइडर है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। ये जब तक पूरी, देखिए ये वक्फ जो है एक इंक्लूसिव है, यानी आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है। कानून के नज़रिए से ज़रूर है, लेकिन जो उसका
वक्फ बाय यूजर का जो क्लेम है फील्ड पे इसके असरात, जैसा कि अभी सुनने में आया कि तमाम पिटीशन रीड मस्जिदों दरगाहों पे आती रहती हैं, जो 1359 फसली की बात करता है, जो उत्तर प्रदेश में जो है दूसरे प्रदेशों में लागू है कि जो राजस्व में 1359 यानी 1952 में इंदराज होगा उसी वक्त को मानेंगे, ये वायलेट कर रहा है। सरकार ने, कोर्ट ने उस पर कब और कैसे विराम लगाएगी, तब जाके वो असरात कम होंगे, हादसात कम होंगे। और ये कोशिश होनी चाहिए तमाम संविधान के और से और मोहब्बत करने वाले इस मुल्क के डाइवर्सिटी और इस मुल्क की जो इंटीग्रेशन है, जो एकता है, एकजुटता है। जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख पे उस पे कार्रवाई करेगी। कांग्रेस का जो 2013 का अमेंडमेंट था उसके तहत बोर्ड में तमाम भ्रांतियां थी, तमाम गड़बड़ियां थी, तमाम लूट हुई थी। तो अब लूट नहीं होगी, पारदर्शी तरीके से बोर्ड चलेंगे। तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर आया है ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया। कभी इस्तकबाल जावेद अहमद साहब, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम, आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। जावेद साहब आपका भी स्वागत। ठीक है नावेद साहब, हाँ नावेद साहब आप अपना रद्द-ए-अमल दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही एक बेहतरीन पैनल का आपने मुंतखब किया है। सब हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, सीनियर हैं। मैं अपनी इसमें कुछ रद्द-ए-अमल उन पॉइंट पे दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली आवाज दरअसल नावेद साहब की हम तक आ नहीं रही है। जावेद साहब, शाम को भी जब हमने दरअसल बात की थी तमाम वो चीजें अभी भी नजर आ रही है, वो रास्ते नजर आ रहे हैं जहां से प्रॉपर्टीज को खतरा अभी भी मौजूद है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं उसी पे आ रहा था कि ये सरकार की जो पैरवी थी कि हाँ। इसको रिलीजियस बिल नहीं माना जाए, नेचर ऑफ रिलीजियस ना माना जाए। तो अब ये बिल रिलीजियस बिल हाँ। अब ये नहीं रहा, अब ये सेकुलर फैब्रिक पे ये काम करेगा। दूसरा जो इसके इम्पैक्ट हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सभी उन पॉइंट पर लिया गया है जिसमें तमाम सेक्शन जो थे हाईली ऑब्जेक्शनेबल थे। मिसाल के तौर पे 3D, 3E, 107, 108A ये तमाम वो सेक्शंस हैं जो इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहे थे। यानी ऐसी वक्फ संपत्तियां जो आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थी, ऐसी वक्फ संपत्ति जो आदिवासियों की जमीन और उनके लैंड पर थी, ऐसी संपत्ति जो लिमिटेशन एक्ट से प्रभावित और उससे इफेक्ट हो रही थी, उसको खुली छूट मिल गई, वो प्रभावी हो गई। और जैसा कि बोर्ड के कंपोजिशन और तमाम चीजों पे जो राय आ रही है वो ठीक है, कोशिश की गई है। लेकिन सरकार की जो मंशा थी इसमें वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह से कोर्ट ने उस पर कोई एक भी कमेंट नहीं किया कि उन वक्फ संपत्तियों का क्या होगा जो इस्तेमाल में तो हैं लेकिन जो राजस्व रिकॉर्ड में या वक्फ बोर्ड के किसी रिकॉर्ड में नहीं है। उन वक्फ संपत्तियों के लिए क्या होगा? उन वक्फ संपत्तियों के लिए क्या होगा जो ज्यादातर राज्यों में, प्रदेशों में, सूबों में वो सर्वे से इंदराज नहीं है। कुछ 7 ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं, वक्फ बोर्ड हैं जिनमें वक्फ संपत्तियों का इंदराज है। उसके लिए एक बड़ी अहम फैसले में आया है
कि उसके जो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के केस में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 1,20,000 से ज्यादा जो है वक्फ प्रॉपर्टी शिया सुन्नी की रजिस्टर्ड है। अभी जो वहां पे कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उसमें इजाफा किया था कि जो 1952 यानी 1359 फसली में जो इंदराज होगा उसी को वक्फ संपत्ति माना जाएगा। कोर्ट ने इसको आउटराइटली जो है इस पे रोक लगाया है कि जब एक बार रजिस्टर्ड हो गया, वो सर्वे से हुआ या वक्फ बाय यूजर के जरिए इंदराज हुआ, वो प्रॉपर्टी को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं अगर बिहार में देखेंगे आप 8,500 ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज तो हैं, लेकिन वो मिल्कियत राजस्व की है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो सीधे तौर पे 8,000 वक्फ प्रॉपर्टी इस कानून के नाफिज होने से अब वो वक्फ संपत्ति नहीं रही। तो लुब्बो लवाब ये है कि हम पूरी रोटी दे के यानी पूरी थाली दे दिया सरकार ने, वक्फ हमारी ले ली, कोर्ट के जरिए थोड़ा सा मुझे वापस किया गया। ये भी एक इंटरिम स्टे है। हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि हमारा अभी सफरनामा और लंबा और बड़ा कर दिया गया, यानी ज्यादा तवील कर दिया गया। अब एक छोटी सी बात करके मैं आपको इशारतन बताता हूं कि उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 3B सेक्शन के 1 और 2 में ये कहता है कि 6 महीने के वक्त में इंतजार होगा। कोर्ट ने वर्बल ये बात कही कपिल सिब्बल के इंटरवेंशन पे कि इसको देखा जाएगा, लेकिन ऑर्डर में ये नदारत है। यानी आपके पास 3 महीने से कम वक्त है और उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हर इंडिविजुअल अफराद को, मुतवल्ली को कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल जाना होगा और जस्टिफाइड रीजन से उसको वक्त लेना होगा। तो ये सफरनामा ऐसे मामलों में आपको कलेक्टिव फैसले के लिए जाना है। मैं समझता हूं कि जो भी फैसले पॉलिटिकल यानी कमेंट आए हैं या हमारे लीगल फेटर्निटी के आए हैं, इसको बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। ये सरकार अपने मनसे में कामयाब हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें वहां पे सिर्फ प्रिफरेंस दिया है जहां पे कंपोजिशन तय कर दिया है, लेकिन एंट्री हो चुकी है। हम एक छोटा एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि जब ये सेकुलर नेचर में जब हो जाएगी तो वक्फ की प्रॉपर्टी को विधवा, जनहित योजनाएं, पंचायत घर, सभा घर की जमीनों को इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ये सरकार का एंगल जो है रिलीजियस बिल से हटा के सेकुलर बिल के लाने में, उसका एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हाल ही में बौद्ध गया में बौद्धों की मैनेजमेंट में बड़ी जातियों यानी गैर मुस्लिम के ठाकुर पंडित को इजाजत दे के सरकार ने कोर्ट के जरिए उसको उसमें तय कर दिया कि माइनॉरिटी के किसी भी वक्फ संस्था में यानी रिलीजियस प्रॉपर्टी में उसमें कोई भी मुदाखलत सरकार कर सकती है। ये एक लंबा इंटरप्रिटेशन है। मैं समझता हूं कि जो मेरे काबिल पैनल लिस्ट हैं उन बात को देखेंगे तो हमारी ये खुशी, वेलकम या इसका स्वागत योग्य बात जो चल रही है, हम इससे मुत्तफिक नहीं है। हम फोरम के बिहाफ पे इसको हम बहुत गौर और फिक्र से हम पैनल को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक बहुत ही डिटोरिएटिंग और पॉलिटिकल ये एक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कतरने में थोड़ी सी उसने गुंजाइश दी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही आने वाली नस्लों के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। हर अमलाक के लिए आपको कोर्ट के रास्ते जाने होंगे। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट में आज अगर एक बात ये कह दी जाती कि रजिस्ट्रेशन की टाइम को बढ़ाया जाता है, सरकार एक डेडलाइन देगी और इसको बहुत ही स्मूथली करेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब ये नहीं कहा तो सरकार स्टेट में जो फंक्शनिंग है, जैसे सीओ की बात कहा कि सीओ जल्दी से जल्दी अपॉइंट हो और अगर प्रियॉरिटी पर मुसलमान हो। पहले ये था कि सीओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसलमान ही होगा, लेकिन उसने इंटरप्रिटेशन बदल दिया, यानी वो कोई भी हो सकता है, मुसलमान प्रिफरेबली है। जैसे उत्तर प्रदेश है, ऐसे राज्य जहां बीजेपी रूल्ड है वहां उनको काबिल मुसलमान नहीं मिलेगा। तो ये बात इंटरप्रिटेशन सरकारों पे छोड़ दिया गया है। आगा खानी या जो ऐसे वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन की बात कही गई है उस पर किसी तरह का कोई कमेंट कोर्ट ने नहीं किया है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारी लाखों संपत्तियां 3D, 3E और तमाम लिमिटेशन एक्ट के अंदर आ गई, यानी इंक्रोचर को खुली छूट दे दी गई। ये जो ग्रैबर हैं उनको पूरी तरह से बढ़ावा दिया गया। आपका फैसला हो चुका है। अब आपको पैनल जो भी हमारी तंजीम है, हमारी लीगल फेटर्निटी है, जो हमारे काबिल, हमारे जो हमारे लोग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि आपका आज जो है फैसला हो गया, आप इसका अगली राह क्या होगी
ये एक लंबे सफरनामे की तरफ है, और ये और लोगों की जो इसमें रिएक्शन है, उनका पॉलिटिकल भी हो सकता है, उनका लीगल भी हो सकता है। वह एक पूरी तरह से एक्सक्लूसिव पैरामीटर है, ये इंटीग्रेटेड है, ये सिर्फ कानून के नक्शे से नहीं देखा जा सकता, ये सरई चीज है। अगर 1939 आज भी प्रिवेल कर रहा है इस्लामिक और शरीयत ला, तो उसी से गवर्न है। वरना यकीन मानिए, अगर 1939 अगर इजाजत देता, अगर सरकार उसको डाइल्यूट कर सकती थी, तो वक्फ का नाम निशान नहीं रहता। जी वक्फ बाय यूजर को अगर एलोबरेट करके समझने की कोशिश की जाए, तो जो एक्ट में जो प्रोविजन था, जो सरकार लेके आई थी, उसमें उसने दो तरह के वक्फ बाय यूजर को डिफाइन किया था। एक वक्फ बाय यूजर रजिस्टर्ड बाय गजट नोटिफिकेशन, और वक्फ बाय डीड या वक्फ बाय अल औलाद रजिस्टर्ड की बात किया उसने। यानी कानून में ये बताया गया, जब ये 8 अप्रैल 2025 को जब ये नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन हुआ कि 8 अप्रैल 2025 तक जो भी वक्फ रजिस्टर्ड होगा उसको वक्फ माना जाएगा। और जो ऐसी, जैसे हम लोग ओखला में रहते हैं या तमाम ऐसे इलाके में रहते हैं जहां कदीम वक्फ के तौर पे यानी मस्जिद, इबादगाहें, सनाबिल इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनका इंदराज रेवेन्यू रिकॉर्ड या उनका इंदराज वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में है तो वक्फ यही, इसीलिए इसको वक्फ बाय यूजर बोला गया था। ये भी उसी डिफिनीशन में आता है। इस पे कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया, और इस पे एक बड़ा सा ऐप है जिसको कोर्ट ने टच नहीं किया है, और इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही सीरियस एम्बिट पे इस पे गौर करने की बात है। लेकिन सरकार का जो मंशा है, जो कह रही है कि मेरा कामयाबी है और हम देखेंगे, तो आप थोड़ा सा फिक्र करिए, गौर करिए, देखिए कि जो उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश में है, उनको 5 साल के मुसलमान के लिए अगर कोई कानून स्टेट में लाना है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे ये लाके मिसाल कायम कर सकते हैं और उनकी एंट्री हो सकती है। तो जो लड़ाई है कानूनी, जिसपे आज कोर्ट ने अपना एक विंडो दिया है कि हम कुछ चीजों पे हम आपको रोक तो टेम्पोररी कर रहे हैं, लेकिन मजीद लड़ाई के लिए मजीद आपके ऑब्जर्वेशन हैं या मजीद उसमें आपको अगर रिलीफ चाहिए तो आपको फर्दर जाना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सरकार के हक में वो अपने आप को सेलिब्रेट कर रही है, और हमारे जो इंडिया ब्लॉक के या जो हमारी मिली तंजीमें इसको समझ रही हैं, तो ये राजनीतिक तो हो सकता है, लेकिन वक्फ हित में नहीं है। ये वक्फ हित में क्यों नहीं है कि जब ये रिलीजियस बिल नहीं रहा, जब इसके इंक्रोचर पे कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, और जब इसकी मिल्कियत पे दूसरे लोगों की मिल्कियत कर दिया, वो राइट कर दिया, तो ये समेटना मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूं कि जो अभी के माहौल में जो फैसला आया है, उसको एनालिसिस करने के लिए तो ये बात काफी है, लेकिन इसे मजीद एक रोडमैप की जरूरत है, और इसको लीगल और तमाम ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनको इसकी राय लेनी होगी। ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बिल है। जानना चाह रहा हूं कि एक नैरेटिव दरअसल ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि आज जो ये जजमेंट है, ये जो फैसला है, इसमें कमजोर मुसलमानों की जीत हुई है, क्योंकि ताकतवर मुसलमान तो जो है वक्फ बोर्ड को हड़पना चाहते हैं। दरअसल ये एक मैसेज देने की अपील कोशिश की जा रही है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत साफ और क्लियर है। उसने 1 से लेके 9 पॉइंट पर उसने फैसले सुनाया है, 3 पे कंडीशनल उसने स्टे दिया है। बकिया जो हमारी वक्फ की अमलाक बचेगी कि नहीं बचेगी, उस पे उसने क्लियर कर दिया है। अब अगर कोई मिली तंजीम, राजनीतिक पार्टी अपनी खुशफहमी और गलतफहमी में अगर मुब्तला होना चाहती है, तो उसका इलाज न अदालत में है और न दुनियावी किसी एग्जीक्यूटिव सिस्टम में है। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वक्फ के अमलाक के बचाने के हित में अगर कोई भी ऐसे मामले आए, जैसे लिमिटेशन एक्ट है, आदिवासियों से जुड़ा मामला था, इवेकू प्रॉपर्टी है, ये तमाम अमलाक ऐसे हैं जो अलग अलग खाके में रखे गए थे, जो वक्फ की मिल्कियत से शुमार थे। अब ये नहीं रहेंगे। तो अगर इस बात को समझने में अगर मिली तंजीमें या हमारी सियासी रहबर जो टीम है, अगर वो गलतफहमी की शिकार है, तो मैं तो समझता हूं कि इससे साफ और क्लियर इंडिकेशन मजहबी इंक्रोचमेंट, वक्फ की प्रॉपर्टी की सेंसिटिव पे इंक्रोचमेंट, और आने वाले दिनों में मुसलमानों का मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या होगा, इससे बेहतर नजीर नहीं दे सकता कोर्ट। तो मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसको कानूनी चीजों पर और देखना चाहिए कि इसमें हम कितना बचा सकते हैं। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही एक ऐसे मोड़ पे लेके चला गया
जो हमारी वक्फ अमलाक यानी वक्फ की जो रख रखाव था वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो 1939 मुस्लिम एक्ट से कवर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब सेकुलर बना दिया और साथ साथ ये कहा कि 5 साल का मुसलमान अब स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, तब तक के लिए स्टे है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि 107 धारा 107, 104 और 108 है, ये वो धाराएं हैं जिससे तकरीबन लाखों संपत्तियां अब हमारी नहीं रहेंगी, जिसमें 3D है, 3E है। अब इसकी उसने इस पे न स्टे दिया, उस पर कोई कमेंट किया। साथ ही साथ इससे जिन राज्यों को नुकसान होगा, सबसे बड़ा राज्य बिहार है, जिसकी 8,500 वक्फ संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दर्ज तो है, लेकिन वह वक्फ की संपत्तियां नहीं रह जाएंगी। सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ, जहां पे अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। जो फायदे में स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटका, हरियाणा, ऐसे स्टेट जिनकी वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, उनको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो उम्मीद पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन होना है 6 महीने के अंदर, अब उसके 3 महीने वक्त खत्म हो गए हैं, उस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया। और आपको इंफरादी तौर पे अगर वक्फ संपत्तियों का रजिस्टर कराना है तो आपको अदालतों में जाना होगा। जो अहम बात यह है कि सरकार अपने मनसे में कामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो भी स्टे है एक तरह से फाइनल फैसला नहीं है। तो मेरी जो राय है या जो मेरी समझ है या जो फोरम की जो इस पे असेसमेंट है, यह फैसला मुल्क में मुसलमानों को अपने प्रैक्टिस के लिए पार्लियामेंट से कानून बनाकर उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनके वक्फ के अमलाक की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंक्रोच कर लिया जाएगा, जो इस मुल्क के संविधान के दिए हुए 25 और 26 की जो स्वायत्ता है, जो आज़ादी है, उस पर इंक्रोचमेंट है, जो गैर कानूनी है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई इसकी मजीद और बढ़ेगी, जिन सेक्शन, जिन धाराओं में अभी बात होनी बाकी है, तो ये कंसीडर किया जाएगा। एक अजीब सी बात यह है कि जब मुसलमान के अलावा गैर मुसलमान भी इसमें वक्फ कर सकता था, तब ये रिलीजियस बिल थी। लेकिन जब ये प्रोविजन हटा दिया गया कि अब 5 साल का मुसलमान पे स्टे तो लग गया है, लेकिन गैर मुस्लिम अब वक्फ नहीं कर सकता। तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही हैरानकुन है, लॉलीपॉप है। और जानकारी के अभाव में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो तारीफ किया है, उसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। इनको समझने की जरूरत है, इस पे असेसमेंट करने की जरूरत है, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमें आने वाली नस्लों को बिजी कर दिया गया। जी जावेद साहब, आपने दरअसल जो क्लोज समझा, उसके साथ ही एक और क्लोज मैं आपसे समझना चाहूंगा। वक्फ बाय यूज पर दरअसल राहत वो नहीं मिली जो जिसकी उम्मीद सबको, तमाम लोगों को थी। वक्फ जमीनों को लेकर जो पुराना कानून था, वो कहता था कि अगर कोई जमीन लंबे वक्त से वक्फ के अंदर इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। तब अगर जरूरी कागजात नहीं भी होते थे, तब भी उस जमीन को वक्फ का मान लिया जाता था। लेकिन अब जब नया कानून आया, इसमें इस लफ्ज को हटा दिया गया। इस पर कोर्ट ने कोई बड़ा रिमार्क नहीं दिया। दरअसल ये बिल्कुल आपने सही और वाज़ेह फरमाया। इतने गंभीर मामला जिसपे वक्फ बाय यूजर में लाखों संपत्तियां, हाँ, जिसमें नमाज, कब्रिस्तान और तमाम रिचुअल्स किए जाते हैं, अब इस कानून के नाफिज हो जाने के बाद वक्फ बाय यूजर की अब कोई वक्फ की लीगल सेंसिटी नहीं रह गई। और जिसपे कोर्ट ने अपना कोई भी बात कहने से इनकार भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं किया। जिसमें 3 बिंदुओं पे जो स्टे था, इससे पहले के सीजीआई ने जो स्टे किया था, उसमें सब अहम ये बात थी, 5 साल के मुसलमान
कलेक्टर के अधिकार और वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड नहीं है, या तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है या वक्फ बोर्ड के सर्वे द्वारा इंदराज नहीं है, इनकी तादाद कई लाख हैं जिनमें वक्फ बाय यूजर के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस कानून में उसका कोई जिक्र नहीं किया और ऐसी तमाम ऐसी वक्फ संपत्तियां इस कानून के आ जाने और नाफिज हो जाने से ये खतरे में हैं। और साथ ही साथ सीओ यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बोर्ड का है, अब कोई भी हो सकता है। तो ये जो चीज है काफी हैरानकुन है। कैसे समझा जाना है, कैसे इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। मेरे समझ से ये है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, अपने एक्सपर्ट की ओपिनियन को ला के समझ कर फिर किसी तरह के फैसले पे जाना चाहिए। आज बहुत ताज्जुब और अफसोस हुआ कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3:30 बजे की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। ये क्यों किया वो तो वही बताएगी, लेकिन उसकी जो उसकी क़यादत है, जो उसकी एक्सपर्टाइज डोमेन है, वो कहीं ना कहीं उससे बचती रही, भागती रही। आज उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और तमाम चीजों को क्लियर करना था। जावेद साहब, दरअसल वो कलेक्टर वाला जो पूरा क्लॉज था उसको दरअसल कहा यह जा रहा था कि एक वक्फ बिल नाम का शेर बनाया मरकजी हुकूमत ने, उसकी आंखें जो दरअसल हैं वो कलेक्टर को जो पावर्स दी जा रही है असल में वो है। तो अब क्या वक्फ बिल जो जिस शेर की दरअसल बात की जा रही थी, अब ये बिना आंखों वाला शेर हो जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लोज था ये कलेक्टर वाला जो पूरा मामला था, जो ताकत जो शक्तियां दी जा रही थी कलेक्टर को, उस पर मुकम्मल स्टे है। और वो क्या क्या खदशात थे पहले जो अब नहीं रहेंगे जाहिर तौर पर। डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी है तो उसपे उसको इस बात का अख्तियार था कि वो फैसला ले सकता था कि क्या वक्फ है कि नहीं है। लेकिन इसको अगर पस मंजर में देखेंगे तो पूरे जुडिशियल प्रोसेस में ही वक्फ की टाइटल दी जाती है या किसी लैंड की टाइटल दिया जाता है। वो अख्तियार जुडिशियल प्रोसेस है, ट्रिब्यूनल और कोर्ट को था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा और बड़ी बात कहा कि कलेक्टर को अख्तियार नहीं है कि वो किसी भी वक्फ की चीजों को बताए कि हाँ वक्फ है या नहीं है। ये बड़ा फैसला है। लेकिन साथ ही साथ जो कलेक्टर के जो अख्तियार उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के हैं, जो उसके वेरिफिकेशन के हैं, वो और रजिस्ट्रेशन में जो उसकी प्रक्रिया अहम है या किसी वक्फ की कमेटी बनाने में उसकी प्रक्रिया अहम है, इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कलेक्टर को जो अख्तियार पहले थे डिप्टी सर्वे कमिश्नर की जगह पे, वो सब खत्म करके उसको एक मेन भूमिका में लाया गया और इससे काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बड़ा अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो मेरी राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जब अब ये इसका नेचर रिलीजियस नहीं रहा, इसमें गैर मुस्लिम की को दावत दे दी गई, मेंबरान की मेंबर ही रहेंगे, तो इसमें जो बात सामने आई है कि क्या दूसरे जो हमारे इंडोमेंट हैं, दूसरे मजहब के लोगों के इंडोमेंट हैं, क्या उसमें मुसलमान की भागीदारी होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले अभी आप देखेंगे कि बोध गया में बौद्ध के अलावा ब्राह्मण और दूसरे धर्म के लोग उसमें, हिंदू धर्म के लोग उस मैनेजमेंट कमेटी में थे, उनको इजाजत मिल गई। आप इसके पस मंजर में देखिए ये जो पूरा कानून है एक थीम के साथ आया है। वो ये आया है कि आजाद भारत में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, असेंबली में न होने की वजह से उनमें जो 4 मैक्सिमम और 3 राज्यों में जो दिया गया है उनका प्रतिनिधित्व तय होगा, उसमें कोई हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मजहबी मामले में किसी भी धर्म की मुदाखलत होगी तो ये एक फैब्रिक है जो डाइवर्सिटी इस मुल्क की है, उसमें दूसरे मामलों में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। मेरा ये मानना है कि अभी एक लंबी सुनवाई है, ये एक स्टे है, एक मरहला है और इसमें किसी भी फाइनल कंक्लूजन पे जाना अभी जल्दी होगा। लेकिन सरकार इतनी जल्दी में है कि मैं एक कुछ ताजा तरीन केस दूं। संभल मस्जिद को ये एक वक्फ की मिल्कियत थी, अब ये एसआई की हो गई। दिल्ली में बहुत सारे आसार कदीमा हैं, अभी वक्फ नहीं रही। उत्तर प्रदेश में आगरा में जो जमा मस्जिद है अब वो एसआई के हाथों चल गई, जिसमें सैकड़ों दुकानें हैं, उनके एसेट हैं। अब उनकी मिल्कियत जो होगी यानी टैक्स का कलेक्शन, उसकी देखभाल का काम एसआई को हो गया। ये नुकसान तो है,
ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसका आकलन जो है वक्फ बोर्ड या वक्फ के जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि सरकार की जीत तो हुई है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर पे किसी तरह के उसने कोर्ट से कमेंट नहीं मिला है। सरकार का मंशा कतई ये नहीं रहा होगा कि 5 साल के मुसलमानों पे वो अपना काम करेगी, उसका ये मंशा कतई नहीं रहा होगा कि इनके बोर्ड के कंपोजिशन में रहा होगा, लेकिन बिल्कुल हासिल हुआ। जो सबसे बड़ा हासिल हुआ है सरकार को, वो हासिल हुआ वक्फ बाय यूजर पे। इस पे हमें गौर करना है, इसकी कानूनी लड़ाई लंबी है, इसको लड़नी होगी। और एक असल चीज जावेद साहब, दरअसल जो ढांचा था वक्फ बोर्ड का, उस ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं मतलब नहीं होगी जाहिर तौर पर, और इल्जाम हमेशा इस ढांचे पर ही लगते रहे। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो बड़ी आपत्ति जो दर्ज करवाई जा रही थी इस बिल को लेकर वो यही थी कि कौन से ओहदे पर कौन फायज होगा, कौन उसको इंतखाब करेगा, कौन से मजहब से होगा। उस ढांचे को कोर्ट ने बिल्कुल नहीं छेड़ा है और इसी को बड़ी जीत भी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही। अगर आप इस पे गौर करें कि पहले चुन के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आता, अब नॉमिनेट किया जाएगा, तो नॉमिनेट में कौन होगा क्या होगा ये सरकार का ही अधिकार होगा। बिल्कुल, पहले मेंबर ही चुनते थे, तो अब वो पहले वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब अनलिमिटेड मेंबर नहीं होंगे। सेंट्रल काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम मैक्सिमम हो सकते हैं, स्टेट में मेंबरों के तादाद में 3 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन सरकार के पास वो सारे अख्तियार चले गए जिसकी आजादी वक्फ बोर्ड को थी। नंबर 1। नंबर 2, हमें किसी तरह की राहत नहीं दिख रही है। हो सकता है उजमा मैम को दिख रहा होगा, हमारे सरकारी जो अहदेदार हैं या हमारी तंजीम को दिख रहा होगा, इसमें किसी तरह की राहत नहीं है। क्यों? कि जो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है वो एक बहुत मुश्किल टास्क है। आपके पास सिर्फ 3 महीने से कम वक्त रह गया है, उसमें कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। हाँ, और दरअसल सीईओ को लेकर के भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कोशिश की जाए कि मुस्लिम ही हो जहां तक मुमकिन हो सके, यानी एक शिक इसमें भी दरअसल छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वहां भी कंप्लीटली इसको अपने फेवर में नहीं लिया जा सकता है। जी, और इसके अलावा जो 2 और बोर्ड क्रिएट किए गए हैं उस पर उसकी कोई कमेंट नहीं आया। मेरा ये कहना है कि हमें कुछ और दिखाया गया, और जो मेजर टास्क था 3D, 3E और 107, 108, 104 धाराएं हम वो बता रहे हैं, इससे वक्फ की संपत्तियों को ले लिया गया, उसकी मिल्कियत को ले लिया गया, उस पर कोर्ट ने किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया। वह वक्फ नहीं रहेंगी, और वक्फ वो है जो हमारे आसार कदीमा हैं, हमारी जमा मस्जिद हैं, हमारी मकबरा हैं, हमारी दरगाहें हैं, अब वो नहीं रहेंगी। ये बात बहुत ही गंभीर है। किसी तरह का कोई वेलकम नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हम अदालतों से उम्मीद करते हैं, हम उसके ढांचे में रहते हैं, हमें जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, उम्मीद है आगे बेहतर और मुस्बित चीजें इसमें होती नजर आए। जावेद साहब, मैं आपसे बात दरअसल और करना चाहता था, लेकिन वक्त फिलहाल इसकी इजाजत नहीं देगा। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, आप उसको किस तरह से देखते हैं और आपको कहाँ पे दिक्कतें जो है इस जजमेंट में नजर आती हैं, इसका बताएं। सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था तो उस वक्त जो प्रोविजन स्टे किया गया है उसके बारे में कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था, और उसके बेसिस पर हम लोगों का इनिशियल रिएक्शन आया था। अब हमने वो पूरी जजमेंट पढ़ी है, तो जाहिर है जो उसमें कलेक्टर के पावर को स्टे किया गया है, ऑब्वियसली दैट इज़ वेलकम। उसके अलावा जो और क्रूशियल इश्यूज थे उस पर प्रेमा फेसी फाइंडिंग कोर्ट की आई है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ हैं इनिशियली, और जिसकी मिल्कियत वक्फ की थी, उसको अमेंडमेंट के तहत नॉन वक्फ करने की बात कही गई थी, और उसको काफ़ी प्रेस किया गया था। उस पर कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, और प्रेमा फेसी एक ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है वो इंटरिम ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स में इंटरिम ऑब्जर्वेशंस का भी मतलब होता है। तो जो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, सिर्फ एएसआई के तहत नोटिफिकेशन करने के बुनियाद पर उसकी जो ओनरशिप है वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और जहाँ तक रिलीजियस ऑफरिंग की बात है, सेक्शन 5 क्लॉज 6 में
उस ऑफरिंग को तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही रोक रही है, तो अब आज के जजमेंट के बाद वो उसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। उसी तरह ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि उनके पास आर्टिकल 25-26 का कोई राइट ही नहीं है। उसी तरह से लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में अगर ये बात कही गई थी कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो उसका पर्पस ये था कि एक बार जो कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है और उसको कोई दूसरा इंक्रोच करके कब्जा कर लेता है और उस पर 12 साल तक अगर लीगल एक्शन नहीं होता है, जो आमतौर पे वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं लेता है या मुतवल्ली नहीं लेता है, तो उस सिचुएशन में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो ये वक्फ को प्रोटेक्ट करने की बात थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक प्रिमा फेसी फाइंडिंग आई है कि वो लिमिटेशन को रिमूव करने का जो इस एक्ट के तहत स्टेप लिया गया है वो प्रिमा फेसी सही है, तो वो इससे क्या होगा कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज जो लोगों ने 20-20 साल से इंक्रोच करके रखा हुआ है उसको दे विल टेक इट अवे। नाउ एक और इससे रिलेटेड बात है, कोर्ट ने कहीं ये रिकॉर्ड किया है कि इस्लामिक रूल में ये एडवर्स पोजेशन और ओनरशिप नहीं हो सकता, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसमें। तो जाहिर है वो अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की वक्फ कब्जा कर लेता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात तो हो सकती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी पहले से वक्फ रही है और उसको किसी और ने कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए इस जजमेंट में मुझे कुछ ऐसा अप्रोच लगता है जिसमें इस तरह से वक्फ के कॉन्सेप्ट को देखा गया है कि हर जगह वक्फ के इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। तो प्रोबेबली ये थोड़ा जो इशू है वो काफी एक वैसा इशू है जिसपे हम ये समझते हैं कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन हमें दिक्कत पैदा करेगा। ये है सर, वक्फ बाय यूजर का क्या होगा? क्या वो अभी भी प्रोटेक्टेड है या नहीं है? वक्फ बाय यूजर के बारे में कोर्ट ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि फ्यूचर में जो वक्फ बाय यूजर बनेगा उसके लिए डीड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये पास्ट के वक्फ के लिए नहीं है। तो उसको हम इस बात से जोड़ेंगे कि जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया है, उस उम्मीद पोर्टल में इस बात का रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि जो पहले से वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी आती रही हैं उनका इस तरह से पोर्टल में प्रोविजन हो कि उसको इस बात को बगैर इंसिस्ट किए हुए कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है या इसका डीड है या नहीं है, उसको रजिस्टर किया जाए। तो वो एक स्टेप शायद किसी न किसी स्टेज पर या तो सिस्टम में गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा या फिर कोर्ट क्लैरिफाई करेगा या किसी न किसी तरह से उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होगा और इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर। तो क्या आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नजर आती है, प्रॉब्लमेटिक लगता है? देखिए, फ्यूचर के वक्फ रजिस्ट्रेशन को एज ए मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने कहा है और कोर्ट ने उस पर प्रिमा फेसी फाइंडिंग दिया है कि वो ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वक्फ बाय यूजर का इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है जिसको कोर्ट्स ने माना है, बहुत जमाने से माना है, और अभी रिसेंटली 5 साल पहले भी उस पर 5 जजों की जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बाय यूजर एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो वक्फ बाय यूजर को लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हटाना नहीं चाहिए था, ऐसी हमारी बहस थी। और कोर्ट ने समहाउ एक प्रिमा फेसी फाइंडिंग दिया है कि वो हटाना कोई गलत नहीं है। तो आने वाले वक्फ बाय यूजर के लिए तो ठीक है कि उस पर स्टेप लिया जा सकता है कि आप उसकी वक्फ डीड करके रजिस्टर करा लें, लेकिन जो पास्ट वक्फ है उसके बारे में भी बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाई कि उम्मीद पोर्टल पे जो स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो वो इस जजमेंट में नहीं है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे।